So guys, here I am with the solution of many of your question, that how to write a theoretical question in particular examination of law। चल देखते हैं कि मार्क्स कैसे मिलते हैं, आईसीआई का चेकिंग कैसा है, और कंटेंट लिखना कैसे है, और याद कैसे करना है, और सामने कंसेप्ट समझाना कैसे है। तो उसके पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है लास्ट नवंबर 19 एग्जामिनेशन का। मेरे पास क्वेश्चन भी है, उसकी आंसर शीट जो आईसीआई के एग्जामिनेशन में जो मैंने लिखी थी वो है, उसके साथ मुझे कितने मार्क्स मिले वो भी मैं दिखा दूंगा। मैंने अंदर क्या लिखा है और कैसे लिखा है और कैसे समझा है वो भी समझा दूंगा, और मॉड्यूल में आंसर क्या दिया है और मैंने आंसर क्या लिखा है और आईसीआई ने मार्क्स कैसा दिए, वो सब आप ये वीडियो से क्लियर कर सकते हो। उससे पहले कि मैं दिखा दूं कि क्वेश्चन नंबर 2A को मैं एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ, बराबर है, क्योंकि पर्टिकुलर मेरे पास यही क्वेश्चन था जो सबसे बड़ा था और उसके मार्क्स ही सबसे ज़्यादा थे ये क्वेश्चन पेपर में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, तब तक ये देखना, ये समझ आए तो एक रिस्पॉन्स अच्छा देना। अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भी वीडियो आगे बनाना चाहूँगा। तो क्वेश्चन 2 अपने पढ़ लेते हैं कि डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। In this particular question, they have also said that they define consideration, but when something is not mentioned and only the question is silent, that what are the legal rules regarding the consideration under the Indian Contract Act, and it's asked for 7 marks। तो इतना याद रखना कि लॉ में कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, अगर 5 मार्क या 7 मार्क में पूछा हो तो उसके कोई भी रूल्स हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो या कोई भी हेड पॉइंट्स हो, उसको स्टेट नहीं करने, उसको एक्सप्लेन करने। पहले पेपर चेकर का यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि उसने 7 मार्क में पूछा है या 5 मार्क में। हाँ, अगर मॉड्यूल में खाली स्टेट किया है तो अपने को अभी स्टेट ही करना है, बट मॉड्यूल में एक्सप्लेनेशन है और आप स्टेट करके आए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे 7 मार्क का क्वेश्चन है। मीन्स के 60 मार्क्स का लॉ, इसमें से 7 मीन्स अराउंड अबाउट 10 और 11% वेटेज हो गया एक क्वेश्चन का, बराबर है। तो कोई भी क्वेश्चन 5 या उसके ज़्यादा में कोई भी आए तो अपने को क्या करने का है कि पहले स्टेट तो करना है, उसके साथ एक्सप्लेन भी करना है। और ऐसा नहीं कि अपने जैसे 12th की एग्जामिनेशन में करते थे कि पहले स्टेट करे फिर एक्सप्लेन, नहीं, पहले अपने को जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या रूल्स है वो स्टेट करने, फिर उसके नीचे अपने को एक्सप्लेनेशन लिखना है, बराबर है। अभी कौन सा एक्सप्लेनेशन, मॉड्यूल की जैसा कि सेम टू सेम, वो मैं दिखाता हूँ। उससे पहले हाँ, कोई भी क्वेश्चन 5 या 6 मार्क में हो, उसके पहले कोई भी टॉपिक समझ लो। यहाँ पे तो कंसिडरेशन पहले पूछ लिया कि डिफाइन कंसिडरेशन, बट अगर नहीं बोला होता और इतना ही बोला होता व्हाट आर द लीगल रूल रिगार्डिंग द कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो भी अपने को डिफाइन कंसिडरेशन करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी टॉपिक 5 या 7 मार्क में आता है, उसका मतलब ये है कि ये लोग डेफिनेशन भी एक्सपेक्ट करते हैं। ये तो ठीक है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है, बट पहले अपने को इतना समझना पड़ेगा कि 7 मार्क्स में पूछा है, बराबर है। तो अकेले रूल्स लिखने से कुछ काम नहीं चलेगा, वो टॉपिक की डेफिनेशन पर्टिकुलर एक्ट में जो दी है वही लिखनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो चल जाएगा। अभी कैसे चलेगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, और फिर आगे अपने वीडियो मेन टॉपिक के उस साइड लेके जाऊँगा। डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और यहाँ पे 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, बराबर है। अभी मैं चाहता हूँ अपने यूनिट 2 के ऊपर जहाँ पे कंसिडरेशन लिखा है, बराबर कंसिडरेशन, उसमें पहले एक बार एक्सरसाइज में लेके जाता हूँ कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या नहीं है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये रहे अपने पास, डिफाइन कंसिडरेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, ये तो क्वेश्चन नहीं है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कमेंट, ये भी क्वेश्चन नहीं है। टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट कमेंट, ये भी क्वेश्चन नहीं है। फिर अपने जाते हैं यूनिट के यूनिट में से फ्रेम किया हो तो, हाँ तो ये रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, वो मेरे को मिल गया, बट उससे पहले अपने को एक क्वेश्चन पूछा है कंसिडरेशन, व्हाट इज़ कंसिडरेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, कहाँ पे दी है, सेक्शन 2 क्लॉज डी में दी है। तो एक बार पढ़ लेते क्या बोल रही है डेफिनेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise। अभी ये डेफिनेशन डिफाइन इन द एक्ट है। अभी मैंने आंसर शीट दिखा रहा हूँ जहाँ पे मुझे 7 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिले हैं, और उसमें मैंने कैसी डेफिनेशन लिखी और आईसीआई ने क्या करा है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। आंसर शीट
ठीक है, अपने जाते हैं क्वेश्चन 2A के साइड। ये रहा क्वेश्चन 2। डेफिनेशन पढ़िए। कंसिडरेशन एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज डी। हाँ, सेक्शन लिखना कंपलसरी तो नहीं है, बट मैं ऐसा बोलूँगा अगर सेक्शन लिखते हो तो मार्क्स में फ़ायदा रहेगा। एक सही सेक्शन लिखने से आपके मार्क्स में एक आध मार्क का बढ़ावा आता है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन पूछो और 10 क्वेश्चन में आप 10 सेक्शन लिखते हो तो आपके 10 मार्क बढ़ सकते हैं, उसके चांसेस है। अगर 10 भी नहीं बढ़ते, हाफ मार्क भी बढ़ता है तो 5 मार्क बढ़ने के चांसेस है। अगर 35 और +5 हो गए तो समझ लो कि अपनी नैया पार है। तो एक बार मैं इतना बोलूँगा, अगर पूरा लॉ हो जाए तो सेक्शन पे फोकस करना। और ऐसा है कि सेक्शन कैसे याद करने हैं उसके लिए वीडियो चाहिए तो भी बोल देना, मैं वीडियो बना दूंगा। बट पहले ये चेक करते हैं कि आंसर कैसे लिखा है, थियरी क्वेश्चन कैसे लिखा है, मार्क्स कैसे अलॉट हुए, एंड later on we are focusing on the practical question. And then after, if you want something another thing that which are very essential for remembering the section, तो मेरे को बोल देना, मैं सेक्शन के लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो कंसिडरेशन एज पर द सेक्शन 2 clause D, when at the desire of promisor, promisee or any other person has done or abstains from doing or promises to or abstain from doing such an act or abstinence is called consideration। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने भी कंसिडरेशन की डेफिनेशन परफेक्ट लिखी नहीं है, हाँ, बट अराउंड अबाउट ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि 90% परफेक्ट है, नहीं, मैं सामने से बोल रहा हूँ 70% या 80% जितनी परफेक्ट है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे और आपको भी दिख रहा है, ठीक है, तो भी चल गया। देखो मैं आपको एट द एंड बताऊंगा कि लिखना है, बट कंसेप्ट वाइज लिखना है। हाँ, ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन मेरे जैसी मत लिखना प्लीज़। हाँ, मेरी गलती थी, मैंने लिख दिया, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कंपलसरी में पूछा था। हाँ, पर मुझे लीगल रूल्स परफेक्ट आते थे। अगर डेफिनेशन का 1 मार्क जाता तो भी कोई नहीं, लीगल रूल्स मैंने सारे लिखे और उसका कंसेप्ट भी समझा और एकदम परफेक्ट है। बट हाँ, पूरा मॉड्यूल नहीं लिखा है मैंने, मेरी लैंग्वेज में लिखा है, बट कंसेप्ट मॉड्यूल का है। चलो चालू करते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, बराबर। पहला लीगल रूल ये है। अभी यहाँ पे जाते हैं और अपने यूनिट 2 में देखते हैं क्या लिखा है लीगल रूल में। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, बराबर, यानी हेड पॉइंट परफेक्ट लिखना है। हाँ, परफेक्ट लिखना है। याद नहीं रहता रिमेंबर करो, रिमेंबर नहीं होता 10 बार लिख के करो, लिख के भी नहीं होता तो भाई सीए छोड़ दो, बराबर है। चालू करते हैं। उसमें अभी अंदर क्या लिखा है एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, फिर वहाँ पे आंसर शीट में लेके जाऊँगा। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और द थर्ड पार्टी एट द डिज़ायर और द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। दिस implies the written element of the consideration contract of marriage in consideration of promise of settlement is enforceable. An act done at the desire of third party is not a consideration। यानी इसमें ऐसा बोला है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर जो बोलता है उसके हिसाब से, अभी थर्ड पार्टी जो बोले उसके हिसाब से कोई कंसिडरेशन मूव नहीं होगा। छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होगा तो मज़ा भी आएगा सुनने में। अभी मैंने क्या लिखा है वो भी दिखा देता हूँ। हेड पॉइंट तो सेम था, अभी को एक्सप्लेनेशन। द कंसिडरेशन टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिसाइडेड बाय द प्रोमिसर टू परफॉर्म इट विद द गिवन प्रॉमिस, बराबर। यानी कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती, ऐसा लॉ ने बोला है। तो मैंने क्या बोला है, खाली प्रोमिसर कर सकता है। यानी ये वन एंड द सेम ही हुआ, मीनिंग सेम रहा, बस लेंथ छोटी हो गई और एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया कि इससे ज़्यादा पेपर चेकर को कंफ्यूज ना होना पड़े। वर्ड्स ऐसे रखो कि सामने वाले को समझ आए, कंसेप्ट ना टूटे, ना कि बल्कि लैंग्वेज में झंबल हो जाओ, ठीक है। डेफिनेशन में एक आध बार हो गए तो समझ लो 1 मार्क का ही वहाँ पे रिस्क है, बट लीगल रूल्स सारे अपने समझ लो कि पूरे 6 मार्क है, टोटल 8 रूल्स है। कैसे 1 बाय 1 चेक होता है वो भी मैं दिखा दूँ। यहाँ पे 1 बाय 1 जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है वो मार्क्स के लिए है। अगर यहाँ पे, हाँ, मैंने सर्टिफाइड कॉपी मंगाई है, उसमें यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखे, इन लास्ट में टोटल लिखे, क्योंकि ICAI का भी सम एथिक्स एंड प्रिंसिपल होते हैं जो मार्क्स चेकिंग नहीं दिखाने होते। वैसे भी ये डिजिटल चेकिंग में ऐसा ही होता है, तो मैं दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो बॉक्स में ही मार्क्स लिखे हैं कि हर एक पॉइंट का मार्क्स है कि नहीं है, बट ये विजिबल नहीं है। हाँ, बट लास्ट में इन लोग ने टोटल दिया है, तो वो टोटल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, बट पहले एक बार आंसर देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, बराबर। तो अपना यूनिट 2 में फिर से ये चेक करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले पॉइंट में इतना सारा एक्सप्लेनेशन था और मैंने 3 लाइन में समझा दिया, चलेगा? हाँ चलेगा, बट कंसेप्ट सही रहना चाहिए। कोई भी चीज़ समझाओ सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ रखना, लॉ का पेपर सिंपल रखना, ठीक है।
चलो सेकंड पॉइंट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, सेम टू सेम, हाँ सेम टू सेम लिखना ही पड़ेगा, अंदर का पढ़ते। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसका मतलब क्या है कि जो जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो प्रॉमिसी हो गया। अभी वो भी कंसिडरेशन दे सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। बट जिसको मिलने वाला है वो प्रॉमिसर होना चाहिए, और जो देने वाला है वो कोई भी बंदा होगा तो चलेगा। उसका मतलब ये हुआ। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज गिवन इन द सेक्शन 2 क्लॉज डी मेक्स द प्रोपोजिशन क्लियर, यानी डेफिनेशन में पहले ही बोल दिया है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी समझ लो मैं प्रोमिसर हूँ और मैंने सामने किसी के साथ कुछ प्रॉमिस किया है तो वो मुझे कंसिडरेशन देगा, बराबर है। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई तू मत देना, तू उसको थर्ड पार्टी को बोल देना, मैं उससे ले लूँगा, तो ये क्या हुआ, मेरा डिज़ायर हुआ थर्ड पार्टी से मेरा लेने का, जो मैंने बोला वो, ठीक है। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग सच एन एक्ट इज कंसिडरेशन, बराबर, यानी मैं सामने वाले को बोला, अगर सामने वाला प्रॉमिसी है तो उसने किया, या थर्ड पार्टी ने जो भी किया मेरे सामने, उसको वो एक्ट को अपने कंसिडरेशन की तरह माना जाएगा। इन अदर वर्ड देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग टॉपिक है, वो बाद में लेंगे अपने, बराबर है। बट हाँ, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, जैसे कि मैंने बोला थर्ड पार्टी कंसिडरेशन होगा तो चलेगा। अभी यहाँ पे नीचे केस लॉ दिया है, चिन्मया वशिष्ठ रमाया। अभी बोले हो केस लॉ याद रखने के, अरे भाई थोड़ा कुछ तो याद रखो यार, सब कुछ याद नहीं रखना है तो ठीक है, बट मेन जो एग्जामिनेशन पर्पस में जो काम आता है वो तो याद रखो। मैं सब बोला पूरे लॉ की बुक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरी ये है कि 60% पढ़ के जाओ और वही 60% एग्जामिनेशन में आना चाहिए। और वो 60% कैसे आएगा वो भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, बट उसके पहले मैं दिखा दूँ कि आंसर शीट में क्या लिखा है मैंने और मार्क्स कैसे मिले। इट मीन्स कंसिडरेशन में बी परफॉर्म बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन अकॉर्डिंग टू द असेंट ऑफ द प्रोमिसर। असेंट ऑफ द प्रोमिसर यानी मेरी मर्जी से, बराबर है। मैंने जो वहाँ पे लॉ में 4-5 लाइन में एक्सप्लेन किया वही मैंने 3 लाइन्स में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया और बाजू में केस लॉ डिक्टेट कर दिया, चिन्मया वशिष्ठ रमाया, बात खत्म, बराबर है। आप सोच रहे हो कि लॉ इतना सिंपल है, हाँ इतना ही सिंपल है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये मैंने फोर्थ वाली थर्ड में लिख दी है, वो भी दिखा देता हूँ। फोर्थ वाली कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। द वर्ड हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग as contained in the section 2 clause D are recognition of the doctrine of past consideration. In order to support a promise, a past consideration must be moved by the previous request, and it is a general principle that consideration is given and accepted in exchange of promise. The consideration, if past, may be motive but cannot be the real consideration of subsequent promise. But in the event of services being rendered in the past at the request of the desire or the desire of the promiser, the subsequent promise is regarded as an admission that a past consideration was not gracious, बराबर है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट इज डिज़ायर, आफ्टर अ वीक बी प्रोमिसेस टू कंपेंसेट ए फॉर द वर्क डन बाय हिम, इट इज सेड टू बी द पास्ट कंसिडरेशन एंड ए कैन sue बी फॉर रिकवरिंग द प्रॉमिस मनी। अगर समझ लो आपने किसी के साथ कोई भी काम किया है, अगर वो विलिंगनेस ने आपने ऐसे ही काम किया है विदाउट एनी कंसिडरेशन, बट सामने वाली पार्टी ये बोलती है कि हाँ तूने ये काम अच्छा किया और मैं तुझे पैसा दूंगा, तो फिर ये एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। और अगर वो पर्सन आपको पैसे ना दे तो आप उस पर लीगल केस इश्यू कर सकते हो। आंसर शीट पे जाते हैं, क्या लिखा है, द टर्म हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम, यानी मैंने डेफिनेशन से लिखा है फ्रॉम डूइंग अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लॉज डी सिग्निफाई दैट इट मे बी फॉर द पास्ट सर्विसेज। यानी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो लिखा है कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बराबर। प्रेजेंट की कंसिडरेशन तो वो डेफिनेशन और वो बाकी सारे पॉइंट में आ जाती है। फ्यूचर का मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैंने क्या लिखा है पास्ट का, तो पास्ट में वो डेफिनेशन के अंदर तीनों वर्ड आते हैं, डन, डूइंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, बराबर। तो वो तीनों का मतलब क्या होता है कि ये तीनों टेंस समझाता है। अगर डेफिनेशन में ऐसे पढ़ोगे तो ये 3-3 बार रिपीट होता है, वो 3-3 बार जो रिपीट होता है वो क्या समझाते हैं कि ये टेंस समझाते हैं कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और फ्यूचर है। कंसिडरेशन कैसा है, तीनों टेंस में है, बराबर है। इसलिए वो डेफिनेशन में 3 बार आता है, हैज़ डन, हैज़ डूइंग, हैज़ डन, समझे। हाँ, बट मैंने क्या किया, मेरे पास टाइम नहीं था और वैसे भी लॉ का पेपर हमेशा फटाफट पता नहीं कि सबको आदत होती है, तो मैंने क्या किया, जो आगे डेफिनेशन दी उसका रेफरेंस दे दिया और सिग्निफाइज कर दिया कि ये भी पास्ट सर्विस है। यहाँ पे और मैं नेक्स्ट लीगल रूल पढ़ना चाहूँगा तो वो होगा एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, बराबर है। जो यहाँ बल्कि यहाँ पे अपने यूनिट में है वो थर्ड है, एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूटरी, सेम टू सेम, हाँ सेम टू सेम। कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी देखो मैंने 2 पॉइंट में किया है, कंसिस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, बराबर है। आंसर शीट
कंसिडरेशन इंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस, इट इज सेड दैट इट इज एग्जीक्यूटेड, बराबर। परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट ने लिखा क्योंकि मैं एक्ट लिख रहा हूँ, तो क्या लिखा है मैंने, द कंसिडरेशन इंसिस्ट, कंसिस्ट बोलो इंसिस्ट बोलो, बोथ आर वन इन द सेम, इन द परफॉर्मेंस इट इज सेड दैट इट इज एग्जीक्यूटेड, बराबर। पहला एग्जीक्यूटेड मैंने समझा दिया, अभी मैं जा रहा हूँ एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। When it consists in a promise it is said to be executory, consist in a promise बोला है, बराबर है। फिर से एक बार पढ़ लेते तो भी, हाँ, इट इज सेड टू बी कंसिस्ट इन अ प्रॉमिस बोला है। आंसर शीट में जाते हैं। व्हेन इट इंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, मैंने परफॉर्मेंस एक एडिशनल वर्ड किया है तो भी चलेगा और वो सही रहेगा। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटरी। सिंपल एंड सोबर, 2 लाइन में मेरी एक्सप्लेनेशन खत्म और बात खत्म, और फटाफट बने उतना शांति से एक्सप्लेन करके वापस आ जाओ, बराबर। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन एग्जाम्पल देखो, याद नहीं रखने, अगर कोई याद आ जाता है बाई चांस तो डिक्टेट कर दो, बट सारे एग्जाम्पल याद करने जाओगे तो नहीं होगा, बट कंसेप्ट याद रखना, एग्जाम्पल आप खुद ही फ्रेम कर पाओगे। द प्रॉमिस बाय वन पार्टी मे बी द कंसिडरेशन फॉर एन एक्ट बाय सम अदर पार्टी एंड वाइस वर्सा, बराबर है। ये अननेसेसरी पॉइंट जो लगते हैं वो अपने स्किप कर सकते हो अपने हिसाब से। 4th पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, यहाँ पे भी वही होना चाहिए जो मैं बोला, हाँ, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। अभी पढ़ लेते एक बार क्या लिखा, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव द कंसिडरेशन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी लेस बट हैविंग सम वैल्यू इज नेसेसरी विच कोर्ट में रिगार्ड इज एज सम वैल्यू, बराबर। कंसिडरेशन इक्वल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वो ज़रूरी नहीं है, बट समथिंग इन रिटर्न, जैसे क्या बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। अगर समझ लो 5 करोड़ की चीज़ मैंने दी और सामने 10 रुपये ले रहा हूँ, तो ये इमोरल चीज़ हो गई जो कंसिडरेशन क्रिएट नहीं करती। बट समझ लो सामने 10 लाख की चीज़ दी और मैंने सामने कंसिडरेशन में 8 लाख मांगा, 2 लाख का लॉस कर रहा हूँ, हाँ ठीक है 2 लाख का लॉस कर रहा हूँ, वो मेरी मर्जी है, तो वो चलेगा, बराबर है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इट नीड नॉट be approximately of equal value with the promise of which it is exchanged, but it is something with the law would regard as having some value, बराबर। जो मैंने लिखा वही यहाँ पे लिखा है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो मॉड्यूल ने लिखा है वो मैंने लिखा है, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू द समथिंग गिवन, इट कैन बी कंसिडर एज अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी, बराबर है। बाकी का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो घर पे आराम से, बट मैं यहाँ पे वीडियो जितना हो सके उतना छोटा रखना चाहूँगा, जो आप फटाफट देख के अपना टाइम पढ़ाई में ज़्यादा रखना चाहो, बराबर। एग्जाम्पल तो हर सब चीज़ में होता ही है, बट याद हो तो एक्सप्लेन करो, ना हो तो कुछ नहीं, बट देख लेना एक बार। फिर 6th के लीगल रूल क्या बोल रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज़ नॉट लीगली बाउंड टू परफॉर्म। 6 मैंने भी वही लिखा होना चाहिए, हाँ देखते, हाँ ये रहा, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ये एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्यूटी, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म द सेम कैन नॉट बी कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, हेंस अ प्रॉमिस टू पे मनी टू अ विटनेस इज वॉइड फॉर इट्स विदाउट कंसिडरेशन, हेंस सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। सिमिलरली an agreement by a client to pay his counsel after the latter has been engaged a certain sum over and above the fee in a event of the success of case would be void since it is without consideration। यानी ये कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन के ऊपर आप पैसे दे के आप कोई भी काम चीज़ रोकना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता, उसको कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, उसको एक टाइप से इलीगल, क्या बोलेंगे, इलीगल चीज़ बोलेंगे जो आप सामने वाले पार्टी को दे रहे हो, क्योंकि वो उसका परफॉर्मेंस या प्रोसिक्यूशन ड्रॉप कर रहा है। वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, देख लो आप एक बार। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पे मनी टू द पर्सन टू वॉट ही इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये उसको कायदे सर करना ही है तो करना ही है, फिर उसके लिए अपने को ज़्यादा कंसिडरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बोला है कि मैंने किसी को, अगर समझ लो मैंने लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मेरा ये केस जीता देना, अगर वो जीता दे तो मेरे उसके लिए मैंने उसको एडिशनल फ़ीस नहीं दूंगा, जो फ़ीस उसकी है वही मैं, वो जो चार्ज करेगा वही दूंगा। अगर फिर मैं उसको ऐसा बोलूँ कि भाई तू केस जीता दे, मैं तेरे को एडिशनल पैसे दूंगा, जो एडिशनल पैसे दूंगा वो कंसिडरेशन नहीं गिना जाएगा, बल्कि वो इलीगल सम ऑफ मनी गिना जाएगा, जो बल्कि देना नहीं चाहिए था, बराबर है। इन द 7th रूल इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी, बराबर। पहले यहाँ पे पढ़ लेते एक बार। कंसिडरेशन टू अ प्रॉमिस इज रियल विच मे बाउंड टू परफॉर्म, कंसिडरेशन टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। यानी कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिखा दो, हे सेज टू बी दैट ही डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक, बराबर। एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को याद था क्योंकि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पे देखते अपने 7th कैरेक्टरिस्टिक्स क्या।
कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी। जो यहाँ पे लिखा है रूल्स में वही इन लोगों ने फिर से लिखा है। आप ऐसा डुप्लीकेशन कर सकते हो, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ पेपर चेकर के हाथ में आ गया ये डुप्लीकेशन तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट मस्ट बी समथिंग टू विद द लॉ अटैचेस सम वैल्यू, इफ इट इज़ लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल इट इज़ नॉट कंसिडर अ वैलिड कंसिडरेशन। बराबर है। इम्पॉसिबल चीज़ का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके सामने कंसिडरेशन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल एक बार पढ़ लेते क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा है ए मैन प्रॉमिसेस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, दिस ट्रांजेक्शन कैन बी सेड टू बी वॉइड एज इट इज़ इल्यूजनरी। मैंने सामने बी को भी ले लिया है, चलेगा, आप भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। हाँ, एग्जाम्पल में मॉडिफिकेशन अलाउड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बराबर है। ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, जो कर रहे हो किसका सामने कंसिडरेशन दे रहे हो वो अंदर जो एक्टिविटी या कॉन्ट्रैक्ट आपने डिक्टेट किया वो लॉफुल होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करना चाहिए। इन जनरल किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट से। एनीथिंग विच इज़ इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो कैन नॉट बी वैल्यूड एज वैलिड कंसिडरेशन। ए एग्री विद बी टू सेल अ कार फॉर ₹2 lakh to B. Here A is under obligation to give a car to B and B has right to receive the car on the payment of rupees, and also B is under obligation to pay ₹2 lakh to A and A has a right to receive। ये एग्जाम्पल में आप गुम हो जाओगे, इससे अच्छा आपका खुद का इजीली सिंपल बना के जो आपने प्रोविज़न पढ़े उस हिसाब से ड्रॉप कर देना। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कंसिडरेशन शुड नॉट बी एनी ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इफ इट इन द टर्म्स इट बिकम्स वॉइड। बराबर है। जो ऊपर मेंशन किया उसमें से कोई नहीं होना चाहिए, अगर वो हो गया तो कंसिडरेशन का जो भी होगा वो वॉइड हो जाएगा। देख लिया आपने। अभी मैं एक बार एक लेंथ दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने कितने पेज भरे। पेज भरना ज़रूरी नहीं है, यानी ये भी एक बात दिल में डाल देना या दिमाग में कि हाँ जितने ज़्यादा पेज भरूंगा उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नहीं, ये देखो खाली डेफिनेशन बड़ी है, बाकी सब 2-2 लाइन में एक्सप्लेन किया है। 1 पेज, 2 पेज एंड 3 पेज। अगर यही प्रोविज़न जो अपने मॉड्यूल में दी अगर मैं वही लिखने जाता तो समझ लो 3 से 4 पेज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मॉड्यूल के 3 पेज हो रहे हैं, यानी समझ लो कि अपने आंसर शीट के तो 5 से 6 पेज हो जाते हैं। यानी पेज के ऊपर डिपेंड मत करना, कंटेंट के ऊपर भी मत फोकस करना, खाली लॉजिक के ऊपर जाना, कंसेप्ट के ऊपर जाना। अगर आपको कंसेप्ट भी सिंपल लैंग्वेज में समझना नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर देना, वो भी मैं बता दूंगा। और इन जनरल वीडियो चाहिए तो भी बता देना, इन जनरल वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये था कि थियरी क्वेश्चन कैसे लिखे और मार्क्स कैसे मिलते हैं। मार्क्स कैसे मिलते हैं वो तो मैं दिखाता हूँ, बट थियरी क्वेश्चन पढ़ो पूरा बट लिखो पूरा वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पूरा लिखने जाओगे तो मैं बोलता हूँ लॉ का पेपर किसी का कंप्लीट नहीं होगा। जो भी कंसेप्ट है और लॉ का पेपर में एक अच्छी एडवाइस दूँ ना तो जितना प्रिसाइज यानी सिंपल एंड सोबर होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, 2-4 आप लीगल लैंग्वेज डाल दो, बट जितना छोटा होगा और जितने कंसेप्ट आपने इजीली समझाए होगे ना सामने वाले को उतना जल्दी समझ आएगा। क्योंकि जो पेपर चेकर है वो भी थॉरो लॉ पढ़ के नहीं आया होता, उसके पास भी आंसर शीट होती है। बराबर है। बट क्या होता है समटाइम्स पेपर चेकर के कोई भी पेपर चेकर होगा अपने पेपर चेकर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, बट वो भी एक ही एक चीज़ 10 बार देखेगा तो उसको भी पता है कि चलो यही कंसेप्ट है। अगर उसने पेपर आंसर शीट के साथ घड़ी पड़ी मैच नहीं करना होगा तो फिर उसके पास भी एक सिंपल लॉजिक अवेलेबल होगा, और वही उसका लॉजिक और आपका लॉजिक मैच हो गया तो फिर मार्क्स मिलेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ एक बार कि मेरे को कितने मार्क्स मिले। पहले एक बार क्वेश्चन आंसर पे भी चले जाते हैं, देख लेना। 7 मार्क में पूछा है, ये रहा 7। जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कुछ हाँ देख लो 7 मार्क। जाते अभी आंसर शीट पे एट दी एंड कितने मिले देखो। ये बोलो कि यार इसने लिखा कैसा है 6 मार्क जैसा, तो उसको कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। हाँ मिलेगा नहीं चाहिए, बट यही है फैक्ट है, ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं और ऐसे ही पास होते हैं लॉ में। देख लिया 6, ठीक है। तो फिर देख लो। और मैंने बेसिक क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, थियरी क्वेश्चन कैसे लिखने हैं उसका वीडियो मैं आपके साथ बना दिया है, एक बार देख लो और मैं आपको लिंक भेज दूंगा और देख लेना। और ये अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा रिस्पांस दे देना ग्रुप में, और फिर अपने दूसरे आपके जो भी डाउट होंगे उसके रिगार्डिंग लेक्चर्स या वीडियो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। हाँ क्योंकि मैं लाइव लेक्चर लेता हूँ, बट क्या होता है कि सबका टाइम कन्वीनियंट नहीं होता, फिर बोलते हैं कि आज क्या पढ़ा, क्यों, कैसा रहा, कैसा कंसेप्ट था, शॉर्ट रिवीजन और ये सब। इससे अच्छा हम क्या कर रहे हैं कि अब वीडियो ही रिकॉर्ड करें और एक लिंक के ऊपर अपलोड कर देंगे जो आपको ईजिली एक्सेस रहेगा, और आराम से आपको जब टाइम मिले तब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, एग्ज़ाम के पहले 1 बार देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके चलो, थैंक यू।